सर टीएनसी का, मैं टीएनसी के साथ तो नॉर्सेट 5 से जुड़ी हुई हूँ लगातार। मैंने टीएनसी अभी तक टीएनसी को ही फॉलो किया है और वो एडवांस सीरीज वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है। और अवधेश सर का वो लेक्चर था, अवधेश सर जो लेक्चर लेते थे सब लेक्चर मैंने अटेंड किए थे। मैं तो यही रखती थी कि मैंने जो पढ़ा है उसके सिवाय कुछ नहीं आएगा और जो मेरे को नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और पेशेंस। मैंने पेशेंस तो सर बहुत ही रखा है। यही फंडा था सर। मैं हर बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि रिवीजन रिवीजन ही करना चाहिए आपको। रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। नॉर्सेट में सिलेक्शन, यही दो चीज आपको नॉर्सेट में सिलेक्शन करवा सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल बोजा बलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना, एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार रैंकर्स बने हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रुचिता जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा गुड है इस इवनिंग समय सर। बहुत बड़ी रैंक को हासिल किया है, एक सिंगल डिजिट रैंक, जिसको चाहने की बहुत लोगों की उम्मीद रहती है कि इस ये रैंक मिल जाए तो बहुत मजा आने वाला है। एक बहुत ही जबरदस्त रैंक आपने हासिल की है, तो कैसा फीलिंग है इस समय? सर खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि इतनी रैंक आएगी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की थी। एक दिन मेरा हो जाएगा सिलेक्शन अपने स्टेट में, ऐसा करके मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रही थी अपनी। बहुत ही जबरदस्त। और आप टीएनसी के पहले भी सुपरस्टार रह चुके हैं। नॉर्थ सेट 5 से लगातार मैं आपके साथ, टीएनसी के साथ लगातार आपको देख रहा हूं और आपकी हर एक सफलता पे टीएनसी की मॉनिटरिंग है और आप टीएनसी के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत का परिणाम है कि आज एक बहुत ही बड़ी रैंक के रूप में तब्दील हुआ है। आज मैं सारे बच्चों को बता देना चाहता हूं कि आज आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक क्वेश्चन जिसमें बच्चा बार बार घूमता रहता है कि यार ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा इसका आंसर नहीं मिल रहा है। तो आज उन सब क्वेश्चनों के आंसर मिलने वाले हैं और इस इंटरव्यू सेशंस में बहुत चीजें जानने वाले हैं। आज इस इंटरव्यू को आप देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ यार, सच में एक बहुत बड़ा आउटपुट कैसे लेके आया जाता है, किस प्रकार से मेहनत की जाती है और मेहनत भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लंबे समय तक कैसे मेहनत की जाती है और किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। माई सेल्फ पटेल रुचिता। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जीएनएम नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर रखी है। 2019 में मैंने अपना जीएनएम पास आउट किया था। फिर बाद में मैं वो एम्स के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मैंने अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रही थी। फिर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया था। फिर मैंने नॉर्सेट 3 से नॉर्सेट देना शुरू कर दिया था। बहुत ही जबरदस्त इंट्रोडक्शन है कि गवर्नमेंट कॉलेज से सबसे पहले शुरुआत जो है वो जीएनएम से की है। जीएनएम करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है स्टेट गवर्नमेंट का, जो जहां पे इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद शुरुआत नॉर्थ सेट 3 से स्टार्ट करती। तो नॉर्थ सेट 3 से लेके ये नॉर्थ सेट 9 तक की जर्नी, लगभग अगर मैं बात करूं तो 7 नॉर्थ सेट आपने दिए हैं, लगातार नॉर्थ सेट दिए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि भाई नॉर्थ सेट 3 से क्या रहा है। सबसे पहले नॉर्थ सेट 3 में क्या रहा, क्या उसके बारे में बताएं। सर नॉर्सेट 3 में मैंने तो ऐसे ही दे दिया था। मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं था 2 साल का, लेकिन सब बोल रहे थे कि एक बार दे दो तो फिर पता चलता है हमको कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम सबको वो यही पता चल जाता है। इसलिए मैंने ऐसे ही नॉर्सेट दे दिया था। नॉर्सेट 3 दिया था तो उसमें तो सर मेरा रैंक सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने नॉर्सेट 4 दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन मेरा बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिर मैंने अपनी गलतियां सुधार दी। मैंने सोचा कि मेरा नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाता था। फिर मैंने अपनी गलतियों के पे तो फिर मैंने सोचा कि मैं थियरी बहुत ज्यादा पढ़ती थी पहले, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करती थी। फिर मैंने टीएनसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दिया। फिर मैं टीएनसी के साथ लगातार नॉर्सेट 5 से ज्वाइन कर रही हूँ टीएनसी। अभी तक मैं टीएनसी का ही सब्सक्रिप्शन लगातार कंटिन्यू ज्वाइन किया है। मैंने सब टेस्ट दे, जितना टाइम मिलता है मेरे को हो सके तो उतना टेस्ट दे ही देती थी मैं टीएनसी का। बहुत ही
जबरदस्त बात की है। मैं अब बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब गलतियों पे काम करते हैं तो किस प्रकार से आउटपुट निकलता है। पहले शुरुआत नॉर्सेट 3 और 4 इन्होंने दिया, वो बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उनका निकला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि यार गलतियों पे कैसे काम किया जाए, गलतियों को पकड़ा और उस गलती पे उन्होंने काम करना शुरू किया। तो अब मैं जानना चाहता कि टीएनसी के अंदर आपने कदम रखा, नॉर्सेट 5 में टीएनसी के अंदर आपने कदम रख दिया और 5 से लेके 9 तक का सफर है। तो जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपकी ग्रोथ हुई है। टीएनसी के साथ आप लगातार मेहनत कर रहे थे, टीएनसी के साथ आपने पहले भी मैंने एक इंटरव्यू ले रखा है, और वो इंटरव्यू में आपने बताया था कि सर मैंने शुरुआत कॉम्बो प्लान से की थी, जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस वीडियो एमसीक्यू मैंने स्टार्टिंग दी थी, और उसके साथ साथ आपने 5, 6, 7, 8 और 9 ये लगातार सिलसिला है। 9 का रिजल्ट हमारे सामने है, और मैं चाहूंगा कि 5 से बताएं, 5 में आपका क्या रहा था। पान और सेट 5 में मेरा तो यही बेसिक फंडा था। फैमिली वालों ने बोला था कि तेरे को यही अपने स्टेट में ही जॉब करनी है, राजकोट एम्स मिले तो ही जाने का, आउट ऑफ स्टेट तो हम नहीं प्रीफर नहीं करते। मम्मी पापा ने ऐसा ही बोला था कि अब इधर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है तो तुमको यही रहने का है, अपने स्टेट में मिल जाए राजकोट एम्स तो ज्वाइन कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपन जाना नहीं है आउट ऑफ स्टेट। फिर मैंने नॉर्सेट 5 में सर मेरा 5000 रैंक था, उसमें मेरे को एम्स दियोगर मिला था, फैमिली वालों ने तो मना कर दिया। फिर नॉर्सेट 6 दिया, 73 रैंक था, राजकोट में अपने स्टेट में तो वैकेंसी नहीं थी, तो एम्स दिल्ली मिला था लेकिन ज्वाइन नहीं किया। फिर नॉर्सेट 7 दिया, उसमें मेरा काफी अच्छा रैंक था। सात सौ उसमें भी मेरे को था, मुझे आज भी याद है। 771 रैंक था, सात सौ Yes. इकहत्तर सेवन 771 इतना सा रैंक था। लेकिन मेरे को जोधपुर एम्स मिला, पापा ने बोला कि नहीं जाने का, आउट ऑफ स्टेट तो जाने का ही नहीं है, फिर मैंने रहने दिया। फिर नॉर्सेट 8 दिया, नॉर्सेट 8 में मेरा 635 रैंक था, लेकिन मेरे को अपने स्टेट में राजकोट एम्स नहीं मिला क्योंकि सीटें कम थी ना इसलिए, और मेरा ओपन में होता है ना इसलिए। फिर नॉर्सेट 9 में मैंने सोचा था कि इस बार तो बहुत ज्यादा सीटें आई है अपने स्टेट में, तो अपना हो जाएगा इस बार तो। फिर मैंने टीएनसी के साथ कंटिन्यूअस रखा, अपने कंटेंट को अपडेट किया, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस की, और वो मेरी थियरी का वो बेसिक तो क्लियर था। ऐसे ही मैं हर रोज टेस्ट देती थी, फिर देखती थी कि अपना रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत जबरदस्त बात बताई है कि जब से टीएनसी में कदम रखा है, सिलेक्शंस के साथ सिलेक्शंस लिए। आपने शुरुआत जो जर्नी एम्स देवघर में आपका सिलेक्शन हुआ, आपने छोड़ दिया कि बोलो चलो ठीक है नहीं लेना है। और हर बच्चा, ये बहुत सारे बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि यार इतना क्यों करते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है, हर बच्चा मेहनत करता है कि यार चलो मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं मेरे स्टेट में मिल जाए। तो हर बच्चा मेहनत करता है, हर बार अपनी मेहनत के साथ कंटिन्यूसली रहता है, और आपने ही वही किया। लेकिन पीछे रैंक आने की वजह से आपको नहीं मिला था, लेकिन इस बार आपने ठान लिया कि यार मुझे तो देखो भाई, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मुझे करनी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करनी है, और वो भी अपने स्टेट के अंदर, राजस्थान के अंदर एम्स राजकोट में ही करनी है। बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है, बहुत बड़ी ताकत है, और मैं बोलूंगा ऐसा जो जज्बा और जुनून हर किसी में नहीं मिलता है, और वो आपके अंदर देखने को मिला है। बहुत ही जबरदस्त बात करेगा। अब मैं एक सवाल, बहुत बड़ा टास्क है, मैं अगर बात करूं तो बहुत ये लंबा समय है, ये बहुत लंबा समय कह सकते हैं, 3 से 4 साल की जर्नी रही है। ड्यूटी करते हैं आप, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक ड्यूटी हो रही है, ड्यूटी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ना, लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, और ए से अगर गर्ल की बात करें तो घर को भी मैनेज करना पड़ता है, माता पिता को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है एज ए गर्ल होने के नाते। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज किया। मेरे मदर फादर का तो, मेरे पेरेंट्स का तो मेरे को बहुत सपोर्ट था। वो बोल रहे थे कि तेरे को जो अच्छा लगे वो तुम कर सकती हो। फिर मैं जॉब कर रही थी इधर स्टेट गवर्नमेंट में सर। फिर मैंने पहले अपना बेसिक थियरी तो पढ़ रखा था, सब बुक से, वो पीआर यादव, टारगेट हाई, वो सब से वो एमसीक्यू भी और थियरी भी सब पढ़ रखी थी, सौंदर्य से भी थियरी पढ़ रखी थी मैंने। फिर मेरे को तो सब बेसिक, मेरे को यही फंडा था सर। मैं हर बच्चे को यही बोलना चाहूंगी कि रिवीजन रिवीजन ही करना चाहिए आपको, रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस। नॉर्सेट में सिलेक्शन, यही दो चीज आपको नॉर्सेट में सिलेक्शन करवा सकती है। बहुत जबरदस्त बात बोली है कि थ्योरी आपने एक बार पढ़ ली अच्छे से, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, और वो भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। कई बार बच्चे होते हैं कि ऐसी जगह पे फंस जाते कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर होना चाहिए हमारा।
यस, बहुत जबरदस्त बात बोली। थ्योरी अच्छे से पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे ही हर जगह कहीं पे उठा के थ्योरी पढ़ ली, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और आज की डेट में कंसेप्ट क्लियर होना, टीएनसी के साथ अगर पढ़ते तो 101% कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है, तो कंसेप्ट होना जरूरी है। और उसके बाद जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है, बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर मैं इस बार फेल हो गया तो मैं क्या करूं। तो उनके लिए जवाब बहुत जबरदस्त होने वाला है कि भाई सबसे बड़ी बात है आपने कंसेप्ट बना लिए हैं, तो अब रिविजन्स और प्रैक्टिस पे फोकस करो। इसी से ही आपका आउटपुट आने वाला है। बहुत शानदार है और बहुत जबरदस्त बात बताई है। अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है जिसके अभी कोई भी टॉपर्स के पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। हर एक नोट सेट के अंदर रैंक निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और वो बहुत बड़ी बात यह है कि जिस एग्जाम में बिठा दो सिलेक्शन तो लेके निकलेंगे। बाकी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनका एक एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाती है, दूसरे एग्जाम में वो फिर से बाहर हो जाता है। लेकिन आपने वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की कि यार हर एग्जाम में बैठेंगे, हर एग्जाम में सिलेक्शन निकालेंगे। या तो ये अवधेश सर ने किया था, या ये करामात आपने किया है। अवधेश सर ने जितने एग्जाम में बैठे हैं अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है, और वो करामात आज रुचिता ने करके दिखाया। तो मैं अवधेश सर से तो मैंने पूछ रखा है, लेकिन मैं आज रुचिता से भी पूछना जानता हूं कि भाई क्या है ऐसा ट्रिक्स जो लगातार हर एग्जाम में सफलता मिली है आपको। हर एग्जाम में सफलता मिलने का यही एक रीजन है। मैं कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये तीन चीजें कंटिन्यूअस आपके होनी चाहिए आप में। और वो आपके आपके आपने जो पढ़ा है वो उसका रिवीजन ही बार बार रिवीजन करोगे आप, तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। एक बच्चा है जो उसने पिछले वीडियो में कमेंट डाला था, और उस वीडियो को माध्यम से मैं लेके आया हूं। उसमें बच्चे ने बोला है कि सर मैं बार बार मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन इस मोड पे आके अटक जाता है, मैं पॉइंटों से रह जाता हूँ। मेरा प्रीलिम्स में मैं हर बार प्रीलिम्स, वही बच्चा बोला मैं प्रीलिम्स हर बार निकाल लेता हूँ, मेंस नहीं निकल पा रहा है। तो क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती है कि प्रीलिम्स से मेंस तक जाने की क्या स्ट्रेटजी रहती है जिसकी वजह से आपका हर बार सिलेक्शन हो रहा है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो हमको मिलता है, जो थोड़े दिन का बहुत टाइम मिल जाता है, उसमें हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे आप बार बार थियरी पढ़ोगे, थियरी पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। हमको एग्जाम में तो एमसीक्यू ही देना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ऐसे वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एमसीक्यू को, कौन सा एमसीक्यू आपको आपने पढ़ा नहीं है वो आपको छोड़ देने का है, कौन से एमसीक्यू में आप रिस्क ले सकते हो, वो आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही शानदार। एक सवाल मैं आपसे और जानने की कोशिश करना चाहूंगा, और वो सवाल है एंजाइटी से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी जो एंजाइटी है एग्जाम टाइम में जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे एंजाइटी हमारी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपके पास तो जबरदस्त एक्सपीरियंस है, लगातार हर एग्जाम को आपने निकाला है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, एंजाइटी का सॉल्यूशन क्या है? आपकी नजर में क्या सॉल्यूशन है कि भाई हाँ कोई बच्चा एंजाइटी लेके एग्जाम देने जा रहा है, कोई बच्चा एंजाइटी फ्री होके एग्जाम देना चाह रहा है। तो ये एंजाइटी एक अमूमन सबको आती है, मुझे लगता है आपको तो शायद नहीं आती होगी क्योंकि आपने तो इतने एग्जाम दे लिए। तो क्या सॉल्यूशन है, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? हर एक एंजाइटी तो हर एक बच्चे को होती है एग्जाम देने से पहले। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी हर एक बच्चे को कि हमने जो पढ़ा है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसमें से जो कंटेंट में से जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं निकाल दूंगी। ऐसा कॉन्फिडेंस होता है ना, तब जग जाके एंजाइटी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और एंजाइटी जो एग्जाम के हॉल में एंजाइटी होती है, तब क्या होता है, दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं, और दो तीन क्वेश्चन सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑल इज वेल वाली थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, और वो थ्योरी यही है। मैं हर बच्चे को ये बात बता देना चाहता हूँ, हर बच्चे को मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो पहली लाइन तो ये सोच ले कि जो होगा वो खुदाए मंजूर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे अगर एंजाइटी को मारना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही है। आपको पहले से एक्सेप्ट करके जाना है कि हाँ मैंने मेरा बेस्ट किया है, मैं हमेशा बेस्ट देता हूं, और मैंने हमेशा टीएनसी के साथ मेहनत की है। तो आने वाले समय में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पहले से ये दिमाग में होगा या नहीं होगा, बस वो भगवान पे छोड़ देना है। और माइंड में ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा।
इस एनर्जी के साथ अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बच्चे का सिलेक्शन होना तय है और 101% होगा। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि लगातार एग्जामों का सफलता का दौर है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो बच्चा इस समय मान लो तैयारी की है, पॉइंटों से रह चुका है, अब इसका सिलेक्शन से नहीं हुआ है, जिसकी थ्योरी पहले से बहुत अच्छी है और उसने बार बार कुछ न कुछ कारण की वजह से इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर से एक शुरुआत करनी है। फेलियर के बाद फिर से शुरुआत करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए? सर मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि पहले आपको देखना चाहिए अपना रिजल्ट कि मेरे नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई है। सबका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका यही रीजन होता है कि नेगेटिव मार्किंग हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा पहली बार नॉर्थ से डेट में ऐसा ही हुआ था। मेरी फ्रेंड था, उसका हो गया था राजकोट एम्स में और मेरा नहीं हुआ था। तभी मेरे 39 समथिंग रॉन्ग हो गए थे, इसलिए मैं सिलेक्शन में बहुत ज्यादा रह गई थी राजकोट एम्स में। फिर मैंने अपनी गलतियों पे मैंने सोचा कि 39 तो वो बहुत बहुत होते हैं रॉन्ग, इसलिए वो माइनस मार्किंग हो जाता है। इसलिए मैंने इस बार जो नेगेटिव मार्किंग को सर मैंने बहुत ही कंट्रोल किया था। वो नेगेटिव मार्किंग आपको कंट्रोल करना तभी आता है जब आप टेस्ट सीरीज दोगे। तब आपको क्वेश्चन को आंसर को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें ये आता है नहीं आता है। टेस्ट सीरीज दोगे तो तभी ये प्रैक्टिस की आपको पता चलेगा कि उसमें क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपकी कमियों को पहचानना होगा सबसे पहले। मैं बहुत सारे बच्चे, जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन से नहीं हुआ और वो इस इंटरव्यू को अगर देख रहे हैं, और जो बच्चा इस समय नया बच्चा भी है, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा सबसे पहले फोकस करना होगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है। और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक मेरी अगर मैं बात बताऊं, तो बच्चे अभी के टाइम में यही कर रहे हैं। कोई बच्चा प्रीलिम्स को टारगेट मान के चल रहा है, कोई बच्चा मेंस को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, लगातार प्रीलिम्स के पेपर दे रहा है, मेंस के पेपर नहीं दे रहा है, और फिर बोलता है कि मेरा सिलेक्शन से नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियों के अंदर झांकना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि लगातार 2 या 4 या 5 या 10 टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि यार चलो ठीक है यार, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होता है। एक दिन पेपर हार्ड आता है तो फिर वो आराम से ऐसे हो जाता है कि अब तो कुछ होने जाना नहीं है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार खुद पे एफर्ट लगाना, माइनस मार्किंग कंट्रोल करना, रैंकर्स की पहचान है। तो मैं एक चीज और जानना चाहता हूं रुचिता, कि लगातार एक इंसान, एक बिल्कुल ह्यूमन, एक पुतला है, और इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं अप डाउन वाली सिचुएशंस रहती है। जैसे ईसीजी चलती है वैसा का वैसा अपना माइंड सेट भी चलता है। उस माइंड सेट में भी ये रहता है कि कभी तो बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है। आज भोजरा सर का वीडियो आया तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है, थोड़े दिन तक मोटिवेशन तो रहता है, लेकिन इनर मोटिवेशंस को लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, पेशेंस के साथ किस प्रकार के जगह के रखना है। जैसे आपने बताया कि मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि आपने बताया कि सर मेरा एक सपना था कि मुझे यही जाना है। तो इस पर कंसिस्टेंसी और पेशेंस पे कैसे काम किया जाए? सर पहले तो हमारा वो ड्रीम होता है, इसलिए मेरा ड्रीम था कि मेरे को राजकोट एम्स में ही ज्वाइन करना है। फिर मेरा एक जुनून और जज्बा भी था कि सिलेक्शन तो अपने स्टेट में ही लूंगी मैं। फिर कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग और पेशेंस, मैंने पेशेंस तो सर बहुत ही रखा है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है, मैं उन बच्चों के लिए आज ये इंटरव्यू बहुत जबरदस्त है। मैं यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं दूसरे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस में हट के पूछता हूँ, लेकिन मैं आज वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पेशेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। पेशेंस ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ टूट जाता है, अरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई कोई बच्चा तो ऐसा है जो पहली बार में पहला एग्जाम दे रहा है, नहीं हुआ, रोने लग जाता है। अरे भाई, पहला एग्जाम है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेहनत करो, लगातार टीएनसी के साथ प्रैक्टिस करो, बहुत जबरदस्त आउटपुट होने वाला है। मैं एक जानना चाहता हूं कि इस सफलता के श्रेय में टीएनसी का कितना बड़ा रोग योगदान है, वो जरूर जरूर बताएं। सर मैं टीएनसी के साथ तो नॉर्सेट 5 से जुड़ी हुई हूँ लगातार। मैंने टीएनसी अभी तक टीएनसी को ही फॉलो किया है। और मैं टीएनसी का फैकल्टी का अच्छा है। जब जब मैं भोजराज सर को बोलती थी कि सर मेरा रिन्यूअल प्लान कर दो, तो सर मेरा रिन्यूअल प्लान भी कर देते थे। तब मैं टेस्ट भी दे सकती थी। सर ने बोला था कि कोई बात नहीं, तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, हम क्वालिटी कंटेंट तो लेकर ही आएंगे आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भी याद है
कि जब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था नॉर्सेट 5 या 6, मुझे याद नहीं आ रहा है, उस समय आपकी शायद 6 में सर। 73 रैंक थी, और उस समय मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था। मैं जो बच्चे आज इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये इंटरव्यू, आज जिस रुचिता के साथ आप इंटरव्यू देख रहे हैं, वो मैंने आज से 2 से 3 साल पहले नॉर्सेट 5 या 6, मुझे याद नहीं आ रहा, 73 रैंक के साथ मैंने इनका इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू में भी मैंने बताया था कि आप, इन्होंने बोला था कि सर मेरा लास्ट डेस्टिनेशन एम्स राजकोट रहेगा, तब तक मुझे आपको सपोर्ट करना होगा। मैंने कहा बिल्कुल, मैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा। तो बोला सर मेरा टीएनसी टेस्ट सीरीज जब तक बंद नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा राजकोट सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो मैंने प्रॉमिस किया था उस समय कि आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा, टीएनसी की टेस्ट सीरीज आपके साथ लगातार मेहनत करती रहेगी। और बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा जब रिपोर्ट कार्ड देखता था तो इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है, लगातार मेहनत की है, और उस मेहनत का नतीजा है कि आज यहाँ पे आपके साथ रैंकर्स हैं। बहुत और अच्छी बात यह है कि इनके साथ वाले का जो ग्रुप है, इनसे पहले इनके सीनियर्स हैं, उनको भी मैंने कहा था कि लगातार मेहनत करें और एम्स राजकोट में जाएं। तो आज भी याद है कि आपके दोस्तों का जो ग्रुप था, वो आज सारे के सारे दोस्त आपके एम्स राजकोट में पहुंच चुके हैं, और आप एक बचे हुए थे, वो भी आप पहुंच गए हैं। बहुत बहुत सारे ग्रुप्स को बधाइयां। और आज ही दिन में मेरे से बात हुई थी कि हाँ सर, हम चारों जो आपने सपना देखा था वो आज पूरा कर दिया है, और चारों के चारों एम्स राजकोट में पहुंच चुके हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। बच्चे गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक हर एग्जाम में गलती होती है। शायद आप भी जब पेपर देते हैं तो कितना भी रिवीजन कर चुके हैं, क्योंकि टीएनसी पर डे नए नए क्वेश्चन इन्वेंशन करती है, नए नए क्वेश्चंस लेके आती है, और हमेशा पेपर का लेवल बढ़ता जाता है। हर नोटशीट के अंदर नया कंटेंट, पेपर का लेवल बढ़ता जाता है। तो गलतियां, मिस्टेक होती थी, तो कैसे उसको सुधारने के लिए अपने आप पे काम करते थे? सर मैंने वो टीएनसी का टेस्ट देती थी, फिर उसमें देखती थी कि मेरा कौन सा गलत हुआ, फिर मैं देखती थी अपने थियरी में वो क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन का सब रिलेटेड देख लेती थी कि हाँ कॉन्सेप्ट कौन सा है, मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई किया था, और एक्चुअल में कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो सब देख लेती थी। फिर मैं नोट्स कर लेती थी कि ये क्वेश्चन फिर दोबारा आए तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बात है कि देखो, अब पेशेंस की बात इन पे ऊपर बहुत जबरदस्त जमती है। कितना इंसान पेशेंस रखता है, कितना इंसान टारगेट करके चलता है कि यार मुझे पेशेंस के साथ उस लक्ष्य को भेदना और उसके साथ लगातार मेहनत करना, बहुत बड़ी बात है। और मैं तो इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी रैंक को हासिल करने के लिए इन्होंने लगातार मेहनत की, लगातार सबसे कंटिन्यूसली चलते गए। अब मैं टीएनसी के कंटेंट के बारे में जानना चाहता, क्योंकि आपने लगातार 5 से लेके लगातार 9 तक आपने मेहनत की है टीएनसी को। आपने टीएनसी के हर एक रैंकर्स का भी इंटरव्यू देखा होगा, टीएनसी के हर एक कंटेंट को आपने परखा होगा, हर एक चीज देखी होगी। तो मैं आज आपके टॉपर्स के मुंह से जानना चाहता हूं कि टीएनसी के क्वालिटी कंटेंट के बारे में आपकी क्या राय है? सर टीएनसी क्वालिटी कंटेंट में तो ऐसा है कि जो अपडेट होता है वो सब आप बोल देते हो कि उसमें ये अपडेट हुआ है। अपडेट ही बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हम कुछ गलत करके आते हैं, ऐसे ऐसे कि कुछ नया नया अपडेट आता है सब सब्जेक्ट में। अपडेट तो ऐसे ही वो सीएचएन में बहुत ज्यादा आते हैं, वो नेशनल प्रोग्राम के रिलेटेड सब, वो तो सब हंस सर ने पढ़ा रखा था कि वो इसमें ये अपडेट आया है। तो सब मैंने वो अपना कंटेंट था उसमें वो सब अपडेट वाला तो फिर से मैंने नोट कर लिया था। फिर सर वो टीएनसी का वो एडवांस सीरीज था, वो मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा है। और अवधेश सर का वो लेक्चर था, अवधेश सर जो लेक्चर लेते थे, सब लेक्चर मैंने अटेंड किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत शानदार बात बताई है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्चा लगातार एग्जाम भी दे रहा है, एग्जाम हॉल में जब जाता है तो क्या एक्सपीरियंस रहता है? आप जैसे, आपको तो रहता है कि भाई एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस, आप तो वहां पे एग्जाम हॉल अपने घर के बराबर लगता है कि जाओ भाई बैठो और एग्जाम दे दो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम हॉल में जाके, ऐसे डर जाते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से अपनी एंजाइटी को एग्जाम हॉल के दौरान मैनेज करके रखें? सर एग्जाम होती है, एग्जाम के रिलेटेड फियर तो सबको होता है, लेकिन हम जो जब एंजाइटी और फियर रखते हैं तो हम हमारे क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। इसलिए ऐसा ही रखना है, हमने जो पढ़ा है आ जाएगा उसमें से,
मैं तो यही रखती थी कि मैंने जो पढ़ा है उसके सिवाय कुछ नहीं आएगा, और जो मेरे को नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आएगा। गुड गुड। जो मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें मेरे को पता नहीं चलता तो किसी को भी पता नहीं चलेगा उसमें। सबसे बड़ा खेल है कॉन्फिडेंस का, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या स्कोर और मेंस का क्या स्कोर, जरूर जरूर बताएं। प्रीलिम पे तो सर मैं इतना फोकस नहीं करती हूँ, लेकिन मेंस मेरा तो यही होता है कि मेंस में मेरा अच्छा हो जाए। प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकाल देती हूँ मेंस देने के लिए मैं सर। इस बार मैंने मेंस में 157 अटेम्प्ट किए थे, 3 ब्लैंक थे, मेरे 131 राइट थी और 26 रॉन्ग थी। मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि रैंकर्स बनने के लिए 6 लगाने पड़ते हैं, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि 157 सिर्फ 3 क्वेश्चंस को छोड़ा था, और बहुत जबरदस्त माइनस मार्किंग इनकी भी 26 के करीब गई है। और बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से इन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम इनके साथ है। तो मैं लास्ट में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीएनसी में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? तो टीएनसी में मेरे को अच्छी चीज तो वो वाला मॉर्निंग डोज होता है आपका वो, और वो एडवांस सीरीज वाला मेरे को बहुत अच्छा लगता था। बढ़िया, बहुत जबरदस्त मॉर्निंग डोज। और लगातार जब मॉर्निंग डोज में भी बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, जो बच्चा लगातार अटेंड करता है उसी को ही पता लगता है कि मॉर्निंग डोज क्या चीज है। लास्ट में मेरा एक सवाल है, और बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल है। लगातार आपने इन सारे एग्जामों के अंदर सफलता हासिल की है, हर एग्जाम में आपने अंडर 1000 रैंक तो आपकी पक्की पक्की रही है, और इस बार आपने बहुत बड़ा आंकड़ा हासिल किया है, एक बहुत ही जबरदस्त डिजिट आपने हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 3। तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि रुचिता से बस लास्ट में एक सवाल जरूर जरूर पूछे कि ऐसा क्या रामबाण हमें देखे जाने वाले हैं जिससे हम सभी का टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाए। सर मैंने यही बोला था, रिवीजन रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जितना रिवाइज करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्किंग से आपका सिलेक्शन हो ही एक दिन। एक दिन तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात बताई है कि दो चीजों पे फोकस इन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। सबसे बड़ा रिविजन्स करना है, और रिविजन्स के साथ मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, और अपडेट करते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने एक लाइन और भी बोली है, रिविजन्स, अपडेट, और साथ ही साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस। लगातार अगर आप टीएनसी के साथ लगातार बने रहते हैं तो 101% एक रुचिता की तरफ बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है। और मैं इस चीज को बोलूंगा नहीं, क्योंकि लगातार टीएनसी हमेशा टॉप रैंकर्स देते आई है, क्योंकि टीएनसी क्वालिटी कंटेंट पे बिलीव करती है, और क्वालिटी के साथ लगातार मेहनत करती है। तो टीएनसी है तो क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो टॉपर्स है। तो ये टीएनसी का मूल मंत्र रहा है, और बिल्कुल उसी राह पर टीएनसी लगातार टॉपर्स के साथ कंटिन्यूसली रह रही है, और टॉपर्स बनाती जा रही है, टॉपर्स पे टॉपर्स निकालती जा रही है। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंस आज से 4 साल पहले भी साझा किए थे, और आज भी आप हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ बने हुए हैं, पेशेंस के साथ अपने डेस्टिनेशन को पाने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा मेहनत करते रहें, कठिन परिश्रम करते रहें, और अपनी जिंदगी के अंदर इस पेशेंस के साथ हर एक लक्ष्य को पाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम हमेशा अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, और जिस धरती से आते हैं, द्वारकाधीश की नगरी से आते हैं, वहां गुजरात का नाम, और साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने आपको यहां तक लाने में सफलता में मदद करी है, और साथ ही साथ उन हॉस्पिटल के सारे स्टाफ जो कि आपके साथ काम करते हैं, उन सभी स्टाफों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी के गुरुजन का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।